बेटा कहाँ जा रहा है? उठते ही बस तू निकल पड़ता है। खा पी कर तो जा। मम्मी मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बेटा तेरी थोड़ी देर मैं जानती हूँ, थोड़ी देर बोलकर पूरा दिन लगा देता है। अरे कुछ तो खा कर जा। मम्मी मैं आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। कुसुम बोलती रह जाती है लेकिन हर्ष उसकी एक नहीं सुनता और घर से चला जाता है। कुसुम विजय से कहती है, देख रहे हैं ना जी कैसे करता है आपका बेटा, पूरा दिन इसी तरह बाहर रहता है। आप तो दुकान में रहते हैं, मैं कैसे झेलती हूँ इसे मेरा कलेजा ही जानता है। पूरा दिन इसके आने की राह देखती रहती हूँ, चिंता में ही मेरा पूरा दिन कटता है। क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा। अरे वो बच्चा नहीं है, बाहर खा लेगा भूख लगेगी तो। रोज़ रोज़ बाहर खाने से सेहत भी खराब हो जाएगी। आप एक काम करिए ना, बोलो। उसे अपने साथ दुकान पर बिठाइए ताकि थोड़ा उसका ध्यान बटे और काम धंधा भी सीखे। ठीक है, तुम कहती हो तो रात को मैं उससे बात करता हूँ। नहीं जी, अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा। हर्ष दिन भर दोस्तों के साथ रहता है, मुझे तो डर है कि कहीं कोई गंदी आदत ना सीख जाए। दोस्तों की ही सुनता है, मेरी तो उसे कोई बात सुनाई ही नहीं देती। ठीक है, अभी तो मैं दुकान चलता हूँ, रात में लाट साहब से बात करता हूँ। विजय दुकान चला जाता है। यहाँ कुसुम पूरा दिन हर्ष का इंतजार करती रहती है। 10 बार फोन करती है। फोन उठाकर हर बार हर्ष यही कहता है, 10 मिनट में आ रहा हूँ। रात को विजय और हर्ष घर आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। हर्ष, कल से तुम सुबह सुबह मेरे साथ दुकान चलोगे। दिन भर इधर से उधर करते रहते हो, इससे अच्छा दुकान पर चलो। हर्ष कुछ नहीं बोल पाता। फिर से विजय पूछता है, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सुन रहा हूं मैं। सुन रहे हो तो कल से चले आना। कुसुम के मन को शांति मिलती है। वो मन ही मन सोचती है, अब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, मेरा बच्चा सुधर जाएगा और दुकान संभाल लेगा, फिर मैं इसकी शादी कर दूंगी। अगले दिन विजय रोज की तरह नहा धोकर दुकान जाने के लिए तैयार होता है। इधर हर्ष भी तैयार हो जाता है और दोनों बाप बेटे नाश्ता करके दुकान चले जाते हैं। हर्ष को इस तरह देखकर कुसुम के पैर जमीन पर नहीं टिकते। वो खुद को शाबाशी देते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान मेरे बच्चे की बुद्धि इसी तरह सुधार के रखना। मैंने ये काम तो अच्छा किया कि इनसे कहकर हर्ष की ड्यूटी दुकान में लगवा दी। इधर हर्ष दुकान में जाते ही अपने दोस्तों को वहां बुला लेता है और दुकान में ही दोस्तों के साथ गप्पे लगाने लग जाता है। विजय हर्ष से कहता है, बेटा अभी सुबह सुबह दुकान खुला ही है, तुम ये सब बाहर करो जाकर, अभी कमाई का टाइम है, थोड़ी देर बाद आ जाना। ठीक है पापा, थैंक यू। हर्ष दुकान से चला जाता है और वापस पूरे दिन घर नहीं आता। यहाँ कुसुम को लगता है कि उसका बेटा तो काम कर रहा है दुकान में। दोपहर में कुसुम विजय को फोन करके कहती है, कैसा काम कर रहा है अपना बेटा? काम क्या करेगा वो, लाट साहब आते ही चले गए और अभी तक आया नहीं है। अरे तो उसे फोन करिए ना। अब वो भी मैं ही करूं या फिर दुकान देखूं? थोड़ी देर बाद विजय हर्ष को कॉल करता है और हर्ष शाम को अपने दोस्तों के साथ आकर दुकान के बाहर चेयर लगाकर अड्डाबाजी करने लगता है। विजय का दिमाग गर्म हो जाता है और उसका स्टाफ उससे कहता है, साहब इस तरह तो ग्राहक खराब हो जाएंगे। हाँ, कल से इसे दुकान आने से ही मना करना पड़ेगा। अड्डाबाजी करके हर्ष रात को घर चला आता है। घर पहुंचते ही विजय हर्ष से कहता है, हर्ष कल से तुम्हें दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पापा। क्यों जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपना ही बच्चा है। अरे क्यों क्या, दुकान है, कोई अड्डे की जगह नहीं है। सुबह से इसके दोस्त यार दुकान पर जमकर बैठे हैं। तुम्हारा बेटा काम धंधा सीखेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दुकान ठप जरूर करवा के रहेगा। तुम संभालो अपने बेटे को, देख लो तुम्हें क्या करना है। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। विजय गुस्से में बिना खाए पिए सो जाता है। उधर हर्ष भी सो जाता है। चिंता के मारे कुसुम को नींद ही नहीं आती। वो अपनी बहन को फोन लगाती है, दीदी तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई हूं इस लड़के से। इसी तरह से रहा तो कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा कुसुम तो कुछ ज़्यादा ही चिंता करती है। लड़के ऐसे ही होते हैं, शादी कर दे उसकी सब सही हो जाएगा। जो पैर उसके घर में नहीं टिकते ना, वो फिर घर में रहने के बहाने ढूंढेगा। दीदी मुझे तो उसकी शादी करने में भी डर लग रहा है, पता नहीं घर कैसे संभालेगा अपना वो। अरे कुछ नहीं होगा, तू कर दे उसकी शादी, फिर देखना कैसे बदलाव आता है उसमें। कुछ ज़्यादा ही सोचती हो कुसुम तुम। हाँ दीदी ठीक ही बोल रही हो आप, कुछ तो करना ही होगा वैसे भी। अपनी बहन की बातें कुसुम के दिमाग में फिट हो जाती है और वो अगले दिन विजय से कहती है, सुनिए जी, हर्ष अपना बच्चा है, उसे सुधारने के लिए हमें ही कुछ करना होगा।
मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी कर देती हूँ, फिर वो अपने आप लाइन पर आ जाएगा। बीवी के आने के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो नहीं लगता कि वो सुधरेगा, लेकिन तुम ये भी करना चाहती हो तो करके देख लो। तो आप लड़की देखना शुरू तो कीजिए। ठीक है, बेटे के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। विजय अपने दुकान आने वाले हर ग्राहक को अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए बोलता है। इधर कुसुम भी अपने जान पहचान में सबको लड़की के लिए बोल देती है। दिन बीतने लगते हैं। तब एक रोज विजय का एक कस्टमर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। विजय भाई, आप अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं? हाँ, कोई लड़की है क्या नज़र में? हाँ जी, मेरी बेटी ही है। आपको तो मैं बरसों से जानता हूँ। आपके घर रिश्ता करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर कल आप मेरे घर आकर लड़का देख लीजिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अजय अगले दिन विजय के घर आता है और नसीब से उस दिन हर्ष भी घर पर होता है। अजय को हर्ष पसंद आ जाता है। विजय भाई, मुझे तो लड़का पसंद है आपका। ठीक है, एक बार हम भी बिटिया से मिल लेते हैं। हाँ जी, ज़रूर। अगले दिन विजय और कुसुम अजय के घर जाते हैं और यशवी से मिलते हैं। यशवी सुंदर के साथ काम करने वाली होती है। बेटा, तुम्हें घर के क्या क्या काम आते हैं? आंटी जी, मुझे सब कुछ आता है। आप जो बोलो वो बना सकती हूँ मैं। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी। अरे बेटा, मैं हूं ना अब तेरी माँ। समझी जी, रिश्ता पक्का है। शादी धूमधाम से होगी। इधर हर्ष अपने दोस्त को अपनी शादी की बात बताता है तो उसके दोस्त कहते हैं, भाई तब तो तू शादी के बाद हमारे साथ नहीं घूमेगा। यार, ये भी सबकी तरह जोरू का गुलाम बन जाएगा और भाभी के बल्लू से बन जाएगा। अरे क्या यार, तुम लोग भी क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो। मेरे घर वाले यही सोच रहे हैं कि मेरी शादी करके मुझे बांध देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। शादी होने दो। वो मम्मी की बहू बनकर आ रही है, मेरी बीवी नहीं। दोस्त दोस्त होते हैं और जिंदगी भर हम ही साथ रहेंगे। तभी हर्ष का एक दोस्त सुशील एक ऐड देखता है और कहता है, यार इस ऑफिस में वैकेंसी है, जॉब अच्छी है, तू ट्राई कर सकता है हर्ष। भाई जॉब ज्वाइन करेंगे तो चारों साथ में, वरना नहीं। हाँ, जिएंगे मरेंगे साथ में। चलो तो इंटरव्यू देते हैं। चारों दोस्त इंटरव्यू देने जाते हैं और किस्मत से चारों की एक ही ऑफिस में नौकरी लग जाती है। यहाँ कुसुम को जैसे ही हर्ष की नौकरी का पता चलता है वो कहती है, हमारी बहू बहुत किस्मत वाली है, उसके आते ही तरक्की होने लगी। नाम का प्रभाव भी तो होता है। यशवी नाम है और बेटे को तुम्हारे यश मिलना शुरू हो गया। दिन बीतने लगते हैं और हर्ष अपने ऑफिस में ही लगा रहता है। कुछ ही दिनों में हर्ष और यशवी की शादी हो जाती है। यशवी बहू बनकर कुसुम के घर आती है। यशवी के आने से कुसुम के मन में कई सपने पूरे होने की आशा जग जाती है। कुसुम यशवी को एक सास नहीं पर माँ की तरह देखती है। मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ तो अब आपको घर का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुझे कोई काम वाली बनाकर नहीं लाई हूँ मैं जो तुझसे काम करवाऊंगी। सारे जो भी काम होगा हम सास बहू मिलकर करेंगे। तू बस मेरे बेटे का ख्याल रख, वही काफ़ी है मेरे लिए। यशवी जल्दी से नाश्ता बनाने चली जाती है। नाश्ता बना के इनका टिफ़िन पैक कर दूंगी, नहीं तो ये भूखी ही रह जाएंगी। यशवी नाश्ता बनाकर हर्ष के पास जाती है और उसके सर पर हाथ फिराकर उसे उठाती है। उठ जाइए, ऑफिस के लिए देर हो रही है, नहा धोकर नाश्ता कर लीजिए। हर्ष यशवी का हाथ हटाकर नहाने चला जाता है। यशवी नाश्ता टेबल पर लगाकर हर्ष का इंतजार करती है, लेकिन वो तो नाश्ता किए बिना ही जाने लगता है। हर्ष, आज बहू की पहली रसोई है, कम से कम कुछ खाकर तो जा। मैं बाहर ही खा लूंगा। यशवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब विजय उससे कहता है, बहू, हर्ष को थोड़ा समय दे, सब सही हो जाएगा। हर्ष यशवी को पूरे दिन में एक बार भी कॉल नहीं करता। रात को यशवी खाने पर हर्ष का इंतजार करती रहती है, लेकिन हर्ष आते ही बिना कुछ यशवी से कहे सोने चला जाता है। यशवी कमरे में जाकर उससे कहती है, खाना तो खा लो, मैं आपका इंतजार कर रही थी ताकि हम साथ में खाएं। तुम मेरा इंतजार मत किया करो, मैं ऑफिस से खाकर आया हूँ। पूरे दिन में आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे बात करते चलूं। यशवी बिना खाए पिए अपने भाग्य को कोसती हुई सो जाती है। अगले दिन रविवार होता है और यशवी इस आशा में उठती है कि आज तो उसके पति का थोड़ा वक्त उससे मिलेगा। यशवी कुसुम से कहती है, मम्मी जी, इनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है?
चाइनीज ही खाता है, चाउमीन मंचूरियन। अरे बहू तो खाना पीना बनाने में क्यों लगी रहती है? आज रविवार है, बाहर घूमने चली जा, वहीं खा पी लेना। ठीक है मम्मी जी, इनके उठते ही आप इनसे कहिएगा ना, मैं तैयार होने जाती हूँ। यशवी तैयार होती है। हर्ष नहा धोकर खाने की टेबल पर आता है। तब कुसुम कहती है, बेटा बहू को आज कहीं बाहर ले जा, उसका मन भी थोड़ा खुश हो जाएगा। मम्मी आज मैं अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। तू हर वक्त उन लोगों के साथ ही घूमता रहता है, दिन भर तो उनके साथ रहता है, बहू को कब वक्त देगा? वो आप लोगों को शादी से पहले सोचना चाहिए था। हर्ष चला जाता है। यशवी सब कुछ सुन लेती है और रोते हुए कुसुम से कहती है, मम्मी जी मेरी शादी क्यों करवाई आपने, जब इनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता। जब से मैं शादी करके आई हूँ ये मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मेरी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी आप लोगों ने। अरे बहू ऐसा मत बोल, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर हर्ष को सुधार देंगे। दिन बीतने लगते हैं और इस तरह 1 महीना बीत जाता है, लेकिन हर्ष सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पूरा दिन वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। घर से उसे एक ज़रा मतलब नहीं रहता। वो दिन दिन भर घर से बाहर ही रहता। अब तो यशवी के सब्र का बांध भी टूट जाता है। मम्मी जी लड़की शादी करके अपने ससुराल इस भरोसे पर आती है कि उसका पति उसे समझेगा, उसका साथ देगा। ऐसे घर में रहकर मैं क्या करूंगी जहां मेरा पति मुझसे प्यार करना तो दूर, बात तक नहीं करना चाहता। मैं अपने मायके वापस जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, चलती हूँ मैं। मैंने कहा था कुसुम तुमसे मत करो बेटी की शादी, लेकिन नहीं मानी तुम। तुम्हें लगा कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन सुधरना तो दूर, अब तो वो घर भी नहीं आ रहा। अपनी बहन की बातें सुनकर तुमने इस बेचारी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। खराब मैंने की है तो इसे मैं ही सुधारूंगी। बहू तू बस एक आखिरी मौका दे दे मुझे, मैं तुझे तेरे पति का प्यार दिलवा कर रहूंगी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन बस 15 दिन, फिर मैं चली जाऊंगी। कुसुम यशवी से कह तो देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे जिससे उसका बेटा लाइन पर आ जाए। फिर वो बैठी बैठी ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, जिसमें वो देखती है कि एक लड़की दूसरी लड़की से शादी कर रही है। लड़की लड़की से भी शादी कर सकती है और लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, क्या ज़माना आ गया है। तभी कुसुम के दिमाग में एक प्लान आता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं बहू से शादी कर लूं, जिससे बहू घर में रह जाएगी और हमारी इज्जत भी नहीं जाएगी। कुसुम यशवी को सारा प्लान बताती है। बहू तू मेरा साथ देगी तो तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा। मम्मी जी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। कुसुम एक ई कार्ड बनवाकर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपडेट करती है। ई कार्ड में लिखा था, कुसुम एंगेज्ड टू यशवी ऑन 20th, यू ऑल आर इन्वाइटेड विद फैमिली। कार्ड के अपडेट होते ही लोगों में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है और सभी बातें बनाने लगते हैं। यहाँ हर्ष के ऑफिस के दोस्तों को भी ये बात पता चल जाती है और दूसरे दिन ऑफिस में जैसे ही हर्ष जाता है, सभी ऑफिस के लोग उसे देखकर खुसुर पुसुर करने लगते हैं। हर्ष को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसके पीछे सभी हंसने लगते हैं। ये सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? विशाल से पूछता हूँ। ए विशाल, क्या बात है यार? तुझे नहीं पता क्या तेरे घर में क्या हो रहा है? यार क्यों मजाक कर रहा है सुबह सुबह? हम सब तो देखकर शॉक्ड हो गए। अरे यार बताओ तो क्या बात है? भाई तू अपना व्हाट्सएप देखना। हर्ष अपना व्हाट्सएप देखता है तो उसकी होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? ये तेरी मम्मी और तेरी बीवी सगाई कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हर्ष बिल्कुल चुप हो जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता। फिर रात को जब हर्ष अपने घर आता है तो देखता है कि कुसुम और यशवी शॉपिंग करके लौट रही हैं और हर्ष को देखकर भी दोनों कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। यशवी बहुत थक गई हूँ आज मैं। कुसुम तो जल्दी से सो जाओ, कल अंगूठी बनने भी देने जाना है ना। अब जल्द से जल्द हम शादी के बंधन में बन जाएंगे। हर्ष दोनों की बातें सुनता रह जाता है। अपने कमरे में जाकर वो खुद से कहता है, ये दोनों ऐसे ही मुझे जला रही हैं, शादी वादी थोड़ी ना करेगी। वैसे भी मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है। हर्ष खुद पर काबू रखता है और किसी से कुछ नहीं कहता। अब उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। ऑफिस में कोई भी उससे बात नहीं करता और पूरे दिन वो अकेला ही रहता है। देखते ही देखते 20 तारीख आ जाती है। कुसुम का पूरा घर सज जाता है और शाम होते ही सभी लोग उनके घर आने लगते हैं। कुसुम और यशवी तैयार होकर स्टेज पर रिंग सेरेमनी के लिए खड़ी हो जाती हैं।
इधर जैसे ही हर्ष आता है वो दोनों सास बहू के हाथ में रिंग देखकर थक रह जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। ये दोनों तो सच में शादी करने जा रही है। ये मैं नहीं होने दूंगा। कुसुम जैसे ही यशवी को रिंग पहनाने लगती है, हर्ष भागता हुआ स्टेज पर चढ़ जाता है और कुसुम का हाथ रोकते हुए जोर से कहता है, नहीं मम्मी नहीं, तुम यशवी से सगाई नहीं कर सकती, वो मेरी पत्नी है। क्यों नहीं कर सकती? भला कौन सी पत्नी हूं मैं तुम्हारी, जिसे तुम पूछती तक नहीं हो? बेटा तू हमारे मैटर में मत पड़ और अपने दोस्तों के साथ जा, चल। मम्मी ये कैसी बात करी हो तुम? यशवी तुम चलो यहाँ से। आए हुए सभी लोग चले जाते हैं और हर्ष यशवी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो यशवी, मम्मी से सगाई मत करो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। इतने दिनों से मैं ऑफिस भले जा रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। क्या? तेरे दोस्त तो है वहां पर, उनके साथ रह तू। मम्मी जब से उन्हें तुम दोनों की सगाई के बारे में पता लगा है वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जिनको मैं अपना समझकर जान देते रहा वो लोग ही बदल गए। मैं अकेले वक्त गुजार रहा था, अब मैं इस तरह और नहीं जी सकता। मुझे मेरी माँ और बीवी दोनों चाहिए। तभी कुसुम और यशवी एक दूसरे के हाथ से हाथ बजाती हुए कहती हैं, क्या कहती हो बहू, माफ कर दे क्या इसे? कर ही देते हैं मम्मी जी। मम्मी जी आखिर आपकी तरकीब काम कर ही गई। हर्ष दोनों को अपने गले लगा लेता है और अब सब अच्छे से रहने लगते हैं। सीमा के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी रमा और छोटा बेटा निखिल। रमा की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में बड़ी खुश थी। निखिल का गृहस्थ जीवन भी पहले तो ठीक चल रहा था, पर जब से नंदिनी को बेटी हुई थी उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी थी। निखिल की पत्नी नंदिनी को ऐसा लगता था कि सभी उसकी ननद की बेटी रिंकी को ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी बेटी को कम। इसके कारण अपनी ननद को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। एक रोज़ जब सभी हॉल में बैठकर गप्पा लगा रहे थे तो दरवाजे से भागती हुई सोनी घर के हॉल में आकर कहती है, बुआ आ गई, बुआ आ गई। और पीछे पीछे रमा अपनी बेटी रिंकी के साथ अपने घर आती है। अरे बेटी जवाई जी कहाँ है, उन्हें लेकर नहीं आई तू? अरे मम्मी उन्हें फुर्सत कहाँ है, और फिर घर में मम्मी पापा अकेले हो जाते ना। मेरा तो अभी आने का कोई प्रोग्राम भी नहीं था। वो तो रिंकी को सोनी से मिलना था, जिद पकड़ कर बैठ गई थी, खाना तक नहीं खा रही थी तो मुझे इसे इसकी बहन से मिलाने लाना ही पड़ा। अच्छा किया ना दीदी, एक ही तो भांजी है मेरी, मेरा बस चले तो मैं इसे यहीं रख लूँ। पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं, कम से कम इसी की जिद के कारण तुम मायके तो आती हो, वरना तुम तो ससुराल के काम में गायब ही हो जाओ। अरे नंदिनी, कल जो मैं डॉल सेट लेकर आया था ना, लेकर आना तो। अब वो तो आप सोनी के लिए लेकर आए थे ना? सोनी के लिए मैं फिर से डॉल सेट लेकर आऊँगा, कितने तो है उसके पास। ये सुनकर नंदिनी गुस्से में कमरे में जाती है और अपनी बेटी का डॉल सेट उठाकर निखिल को देती है, जिसे निखिल रिंकी को देता है। ये लो रिंकी, ये तुम्हारे लिए, अब जाओ दोनों बहनें साथ में खेलो। रिंकी सोनी का ध्यान रखना, वो तुम्हारी छोटी बहन है ना। हाँ मामू, मैं उसका हमेशा ध्यान रखती हूँ, है ना सोनी? हाँ पापा आप टेंशन मत लो। अपने पति को अपनी बेटी के खिलौने अपनी भतीजी को देता देखकर नंदिनी का मूड तो वैसे ही सड़ चुका था। फिर भी वो अपना उखड़ा चेहरा लेकर सभी से दोपहर के खाने के बारे में पूछती है। खाने में क्या बना दूँ पापा जी? कल रात को आपको एसिडिटी हो गई थी ना, तो आप जैसा बोलिए कुछ हल्का सा बना दूँ। मेरी तो उम्र हो गई है बेटा, कुछ भी खा लो पचता नहीं। एक समय था जब मैं पत्थर भी पचा लेता था। अब घर में बच्चे आए हैं तो उनकी पसंद का ही कुछ बना ले, मैं उसी में से कुछ खा लूँगा। क्यों सीमा जी, ठीक है ना? यह पहली बार सही बात बोली है आपने। हाँ बेटा, एक काम कर, तू गोभी के पराठे का मसाला तैयार कर दे। आज मैं मेरी नातिन के लिए गोभी के पराठे बनाऊंगी। रिंकी को मेरे हाथ के गोभी के पराठे बहुत पसंद है। आज तक मेरे सामने तो मम्मी जी कभी किचन में घुसी नहीं, ना ही कभी सोनी की पसंद का खाना बनाने के लिए कहा, और आज अपनी नातिन क्या आ गई है, उसकी पसंद का खाना खुद बनाएंगी। अब घुटने नहीं दुखेंगे। पर मम्मी जी गोभी के पराठे से ना सोनी के पेट में दर्द हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके लिए तो सादे पराठे बना देना। अच्छा दीदी बताओ, हमारी रिंकी इस बार फिर से फर्स्ट आई है ना? वो तो बस यहाँ आकर ही ये खेल खेलती है, वरना हमारे यहाँ तो दिन भर किताब लेकर बैठी रहती है। इस उम्र में थोड़ा खेलना भी सही है, पर इसे किताबों से ही ज़्यादा प्यार है। देख रही हो नंदिनी,
हमें अपनी सोनी को भी ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल होनहार। ये सुनते ही नंदिनी गुस्से में सीधा रसोई में चली जाती है। 2 मिनट हुए नहीं रमा दीदी को आए हुए और सब कोई उन्हीं के आगे पीछे घूम रहा है। इसी तरह रात हो जाती है। रिंकी चलो, अब मामू मामी को बाय बोलो, कल स्कूल जाना है ना। तभी रमा के फ़ोन में स्कूल के ग्रुप में मैसेज आता है कि कल से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद है। मम्मा कोई हड़बड़ी नहीं है, कल से स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद है। अब मैं आराम से नानी घर में रह सकती हूँ। ये सुनते ही नंदिनी का सर चकरा जाता है। जो कुछ घंटे के लिए भी अपनी ननद और उसके बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अब उसे पूरे 1 हफ्ते के लिए उसे बर्दाश्त करना था। रात को जब नंदिनी अपने कमरे में सो रही थी तो वहाँ रिंकी आ जाती है। रिंकी मामू के पास सोएगी। अल्लाह मेरा बच्चा, आजा आजा। चुप, जाओ बाहर, अपनी मम्मा के साथ सो जाओ। समझ में नहीं आता तुम्हें, इतनी बड़ी हो गई हो, ये कोई वक्त है किसी के कमरे में जाने का। नंदिनी की बात सुनकर रिंकी रोती रोती अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को इस बारे में बताती है। पर भाभी ने इसे डांटा क्यों? नहीं रोते बेटा, हो सकता है मामी जी की तबीयत खराब हो। आओ आप मेरे पास सो जाओ, आओ बेटा। रमा को ये इत्तेफाक लगा। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि नंदिनी उसके और उसकी बेटी के लिए अपने मन में इतनी नफरत पाले बैठी होगी। अगली ही सुबह से नंदिनी के बर्ताव में ऐसा बदलाव आता है जो किसी ने सोचा ना था। सोनी चलो उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें। रिंकी के स्कूल की छुट्टी है, तुम्हारी नहीं। आज तुम स्कूल नहीं जाओगी, मार्क्स नहीं लाओगी तो यही घर वाले तुम्हें 10 बात सुनाएंगे और तुम्हारी कंपैरिजन रिंकी से करेंगे। यही चाहती हो क्या तुम? बच्चे को ये सब क्या समझा रही हो बहू? और एक दिन हमारी सोनी स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब ये रिंकी की तरह स्मार्ट तो है नहीं पापा जी, इससे स्कूल जाना ज़रूरी है। आज तो ये बच्ची है, पर कल जब ये देखेगी कि सब रिंकी की वाहवाही करते तो उस पर क्या बीतेगी। उम्र में तो ये रिंकी से भी छोटी है, पर किसी को उसकी फिक्र नहीं। पर तू चिंता ना कर सोनी, तेरे साथ तेरी माँ है ना। तुम्हारा बाप तो किसी का मामा बन बैठा है। बच्चों के सामने तुम ये सब क्या बोल रही हो नंदिनी? समझ भी रही हो इन बच्चों पर इन बातों का क्या असर पड़ेगा? नंदिनी अब पूरी तरह से भर चुकी थी और वो हर वक्त बस फटती ही जाती है। शाम को जब दोनों बच्चे खेल रहे थे, सोनी को चोट लग जाती है। मम्मा। अरे बच्चे तुझे चोट कैसी लगी? रिंकी तुमने इसे धक्का दिया क्या, बताओ? रमा सोनी को चुप करा ही रही थी कि तभी गुस्से में वहाँ नंदिनी आती है और रिंकी को एक तमाचा लगा देती है। तुमने इसे मारा ना? कैसे मारा? इसीलिए आई है दीदी आप यहाँ? हाँ, माँ मुझे खा रही है और बेटी मेरी बच्ची को। पर मैंने कुछ नहीं किया मामी जी, सोनी खुद गिर गई। हाँ मम्मी। तू तो कुछ बोली मत, अपनी बहन की भक्त बनी पड़ी है। सुन लिया भाभी, आप बेकार में इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? शोर सुनकर बाकी सब लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। ये सब क्या हरकत है बहू? ये रमा का घर भी है, क्या वो अब यहाँ आएगी भी नहीं? तो रखिए ना इन्हें यहाँ, जब तक दीदी इस घर में है मैं और मेरी बेटी मायके जा रहे हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाभी। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं और रिंकी अभी यहाँ से चले जाते हैं। अरे क्यों इसकी बातों को दिल पर लेती हो दीदी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा नंदिनी को हो क्या गया है। तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। अपनी बेटी की जगह लेने के लिए तुम्हें रिंकी जो मिल गई है। आपका अपना ससुराल नहीं है क्या दीदी, जो जब देखो मुंह उठाए यहाँ आ जाती हो? मुझे तो लगता है इनके ससुराल वालों से इनकी बनती ही नहीं है। ऐसा है क्या दीदी? तो चलिए मैं हाथ पैर जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ और आपको वापस वहाँ पहुँचा कर आती हूँ। ये सुनकर रमा रोती हुई रिंकी का हाथ पकड़कर अपने घर से चली जाती है। यूँ तो मुझे दीदी ने किसी को भी ये बताने से मना किया था, पर अब तुम्हें बताना ही होगा। दीदी यहाँ कोई तुमसे खाना बनवाने नहीं आई थी नंदिनी। कल सोनी का बर्थडे है, उसकी शादी के लिए दीदी ने मुझे 1 लाख FD के लिए दिए और वो कल एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाली थी हमारी बेटी के बर्थडे पर, इसीलिए वो यहाँ आई थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो जाकर अपने कमरे की अलमारी का लॉकर खोल कर देखो। इस बारे में उसने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताया। और तुमने उन्हें क्या दिया? जिल्लत। ये सुनते ही नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो जिसे अपना दुश्मन समझ रही थी, असल में वही उसकी सबसे बड़ी मददगार थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी निखिल जी, दीदी को वापस बुला लीजिए, उनका मन खट्टा हो गया होगा।
अब तो मैं खुद नहीं चाहता कि वो ऐसे घर में आए जहाँ उनसे इतनी नफरत करने वाला कोई रहता। माँ बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। तू तो रोज ही थक जाती है, मुझे तो समझ में नहीं आता, जब तुझे इतनी ही थकान होती है तो तू नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। क्या माँ, शादी के बाद तो वैसे ही मेरी नौकरी छूट जाएगी, पता नहीं कहाँ मेरा ससुराल होगा। शादी से पहले थोड़ा बहुत कमा तो लेने दो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तुझे जितना शादी से पहले कमाना है कमा ले। थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। मेरी प्यारी माँ, जल्दी से खाना लगा दो ना, बहुत तेज़ की नींद आ रही है और वैसे भी मुझे सोना भी है। तेरा तो रोज़ का ही है, ऑफिस से आओ, खाओ और सो जाओ, फिर सुबह उठो और ऑफिस चले जाओ। माँ के लिए तो समय ही नहीं है। रुक, अभी लाती हूँ तेरा खाना। इतना बोलकर राधा की माँ राधा के लिए खाना लेकर आती है और आधा खाना खाकर 9 बजते ही राधा सो जाती है। राधा का पूरा परिवार भी जल्दी सो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा के लिए विजय नाम की एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आता है। राधा, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है, एक बार तू अपनी मंजूरी दे दे। अगर तुझे लड़का पसंद है तो शादी कर देंगे। माँ, जब घर में सबको लड़का पसंद है तो फिर मुझे क्या एतराज़ होगा? और वैसे भी लड़के में कमी तो है नहीं, अच्छा पैसा कमाता है, सुंदर है, छोटी फैमिली है, और क्या चाहिए? सच कहूँ तो माँ, ये मेरे सपनों का राजकुमार है। राधा की बातें सुनकर राधा की माँ को बहुत हंसी आती है। अब इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द राधा की शादी विजय से हो जाती है। विजय से शादी करने के बाद राधा अपने ससुराल जाती है, जहाँ वो अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। पर राधा को किसी ने ये सिखाया ही नहीं था कि ससुराल में किस तरह से रहना होता है। राधा जितने अच्छे से अपने घर वालों का ख्याल रखती है, उतनी ही अच्छे से अपना भी ख्याल रखती थी। रात के 9 बजते ही राधा रानी सो जाती। ऐसे ही एक दिन विजय 11 बजे रात को घर आता है और अपनी माँ आशा से कहता है, माँ आप सच में ना बहुत अच्छी है। औरों की माँ तो बेटे की शादी करने के बाद बिल्कुल बदल जाती है, कहती है बीवी के आने से बेटा बदल गया। पर आप तो अभी भी मेरे लिए उठी रहती है। बेटा, माँ को अपने बच्चों की फिक्र हमेशा रहती है। अब तेरी बीवी तो 9 बजते ही सो जाती है, उसे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि घर में किसने खाया किसने नहीं, वो तो तेरा इंतज़ार तक नहीं करती। कोई बात नहीं माँ, समय के साथ राधा भी सब सीख जाएगी। अरे पता नहीं वो दिन कब आएगा। अब मेरी बात सुनकर तू ये मत सोचना कि मुझे तेरी बीवी से दिक्कत है। माँ मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप राधा को कितना प्यार करती हो, पर फिर भी मैं इस बारे में राधा से बात करूँगा। अभी राधा को ससुराल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए ससुराल वाले भी राधा से कुछ नहीं कहते। पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे राधा के जल्दी सोने की ये आदत आशा को खटकने लगती है, क्योंकि बहू के होने के बाद भी रात का खाना और बर्तन बेचारी आशा को करना पड़ता था। लो जी, अभी तक रसोई में सारे बर्तन गंदे ही पड़े हैं। 9 बजते नहीं कि महारानी जी तुरंत जाकर सो जाती है। लगता है विजय ने इससे बात नहीं करी, अब मैं ही कल बहुरानी से बात करूंगी। राधा के जल्दी सोने की वजह से रोज़ रोज़ आशा को ही रात के बर्तन धोने पड़ रहे थे, जिस वजह से वो अगली सुबह राधा से इस बारे में बात करती है। बहू, मुझे तुझसे ज़रा बात करनी थी। देख, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, पर रात के 9 बजे कौन सोता है भला? क्यों माँ जी, क्या हुआ? बहू, घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सोने से पहले करने होते हैं, जैसे सबके खाने के बाद बर्तन और रसोई की सफाई। विजय हमेशा रात में लेट आता है, अपने पति का इंतज़ार कर लिया कर, ताकि जब वो आए तो तू उसे खाना दे सके। अब देख, तेरी वजह से मुझे अपना टीवी छोड़कर बेटे की देख रेख करनी पड़ती है। अरे आखिर माँ अपने बेटे की शादी क्यों करवाती है? इसीलिए ना, ताकि उसकी बीवी आए और उसे समझे। माफ़ करना माँ जी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ससुराल में कितने बजे सोना होता है। मेरी ना आदत है 9 बजे सोने की, पर फिक्र मत कीजिए, अब से मैं सोने से पहले अपना रात का सारा काम ख़त्म करके ही सोया करूँगी। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। राधा की बातें सुनकर आशा को लगता है कि राधा उसकी सारी बातें अच्छे से समझ चुकी है। अपनी बहू की ये बात सुनकर आशा भी बहुत खुश होती है और वो निश्चिंत हो जाती है। अब रात को राधा जल्दी जल्दी खाना बना लेती है और सभी घर वालों को खाने के लिए बुलाती है।
माँ जी बैठ जाइए ना खाने के लिए। मैंने विजय जी से भी बात कर ली है, वो भी बस आती ही होंगे। उन्होंने अपने मालिक से बात कर ली है, अब से उनकी छुट्टी थोड़ी जल्दी हुआ करेगी ताकि वो हमारे साथ खाना खा सके। अरे बहू, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे विजय भी हमारे साथ खाना खाएगा। पर बहू, अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं, इतनी जल्दी खाना कौन खाता है? माँ जी, इंसान जितना जल्दी खाना खा ले उतना ही अच्छा है। और मुझे सोने से पहले अपने सारे काम भी तो ख़त्म करने हैं। और मैंने ये भी सोच लिया है कि अब मैं इतनी जल्दी नहीं सोया करूँगी। अब से ना मैं 10 बजे सोया करूँगी। अब तो ठीक है ना माँ जी? राधा इतनी मासूमियत के साथ अपनी बात अपनी सास के सामने रखती है कि आशा कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद विजय आता है और राधा विजय के साथ खाना खाकर रात का सारा काम खत्म कर लेती है और सोने से पहले अपनी सास को दूध और दवाई देकर कहती है, माँ जी, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोने से पहले सारा काम कर लूँगी। और मैंने सारा काम कर भी लिया है। देखिए 9:30 बज चुके हैं। आपकी दवाई का समय हो गया है ना। डॉक्टर हमेशा आपसे कहते हैं कि 9:30 बजे दवाई खा लीजिए, पर आप मानती नहीं और रात के 12 बजे खाती हैं। लेकिन आज आपको मेरे सामने दवाई खानी है ताकि मैं आराम से सोने के लिए जा सकूं। क्या अभी दवाई? अरे पर अभी कुछ देर पहले तो मैंने खाना खाया है, मेरा पेट भरा हुआ है, दवाई किस पेट से खाओ? माँ जी, दवाई पेट से नहीं मुंह से खानी है। चलिए चलिए, नाटक मत कीजिए, दवाई लीजिए, चलिए। इतना बोलकर राधा ज़बरदस्ती अपनी सास को दवाई खिला देती है और खुद सोने के लिए चली जाती है। आज आशा ने इतनी जल्दी खाना खा लिया था और दवाई भी ले ली थी कि उसको रात लंबी लग रही थी, इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगती है। आज कितने दिनों बाद ये सीरियल देख रही हूँ, वरना इस वक्त तो खाने के लिए बैठती थी। चलो, जल्दी खाना खाने से मैं भी फ्री हो गई और अपना फेवरेट सीरियल सही समय पर देख पा रही हूँ। जहाँ आशा आराम से टीवी देख रही थी, वहाँ टीवी की आवाज़ से राधा को सोने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर राधा विजय से कहती है, विजय जी, माँ को कहिए ना टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर ले, मुझे नींद नहीं आ रही। आप जानते ना मुझे जल्दी उठना भी है क्योंकि आपके ऑफिस का टाइम चेंज हो गया है। राधा, ऑफिस का टाइम भी तो मैंने तुम्हारे कहने पर चेंज करवाया, वरना मैं तो आराम से जाता था, आराम से आता था। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। अब ज़रा माँ जी से बोले ना कि टीवी की आवाज़ कम करे ताकि मैं सो सकूँ। राधा के कहने पर विजय अपनी माँ से बात करता है और टीवी की आवाज़ कम करवाकर खुद भी सोने के लिए आ जाता है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ अब राधा के ससुराल वालों को भी राधा की तरह जल्दी उठने की, खाने की, सोने की आदत हो जाती है। ये सब कुछ आशा को अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे ही एक दिन आशा की दोस्त उससे मिलने के लिए घर आती है, जहाँ दोनों सहेलियाँ बैठकर अपनी बहू की बातें करती हैं। अरे सुलेखा बहन, तेरी तो किस्मत अच्छी थी जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिल गई। मेरी जैसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। क्या हुआ आशा बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी बहू कुछ काम नहीं करती क्या? अरे नहीं बहन, काम तो वो समय से पहले करके रख देती है, पर उसके घर वालों ने सिखाया ही नहीं कि सोना कब होता है। अरे 10 बजते ही रात को सो जाती है। उसकी वजह से मैं टीवी भी नहीं देख पाती और उसकी वजह से अब मुझे भी जल्दी सोना पड़ता है। जब से मेरे घर में बहू आई है ना, तब से मुझे दवाई भी जल्दी लेनी पड़ रही है। मेरी बहू को तो देख कर लगता है कि डॉक्टर ही घर में आ गया है। सही कहते हैं लोग, बहू अच्छी मिल जाए तो भी सास को दिक्कत और बुरी मिल जाए तो भी दिक्कत। अरे सुलेखा बहन, बहू जल्दी सो जाती है, जल्दी उठ जाती है, इस चीज़ से तुम्हें दिक्कत हो रही है, जबकि तुम्हारी बहू की इस आदत ने तो तुम्हारी बीमारी को कंट्रोल में कर लिया। वो कैसे? और इसमें अच्छा क्या है? आशा, जब तुम समय से खाना खाती हो, दवाई खाती हो और अपनी नींद पूरी कर लेती हो, जिस वजह से तुम्हें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा, बहू के जल्दी सोने की वजह से तुम्हारी आंखों पर अब जोर नहीं पड़ रहा टीवी देख देख कर, और तुम्हारी बहू के जल्दी सोने की वजह से तुम्हारा बेटा भी अब समय पर घर आने लगा है, और तुम हो कि इस तरह की बातें कर रही हो। तुम्हारी बहू के जल्दी सोने की आदत ने तुम्हारे घर के कलेश को भी ख़त्म कर दिया है। सब कुछ कितना अच्छा और ठीक हो चुका है। हाँ सुलेखा, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। बस बहू के जल्दी सोने की आदत की वजह से मेरी आदतों में बदलाव आ गया, और इन सब के बारे में ही मैं सोचती रहती थी कि मैं बहू की वजह से रात भर टीवी नहीं देख पा रही हूँ, और इसलिए अपना गुस्सा बहू के ऊपर निकाल रही थी, जबकि बहू के आने के बाद कितना कुछ बदल गया है। यही तो मैं तुझे समझा रही थी आशा। देख, बहू के जल्दी सोने की वजह से कितने फ़ायदे हैं,
और वैसे भी गांव में जाएगी ना तो तू खुद देखेगी कि वहाँ के लोग कितनी जल्दी सोते हैं, उठते हैं और खाते हैं। ये तो शहर में आकर इंसान शहरी बन गया है। सुलेखा की बातें सुनकर आशा को महसूस होता है कि जल्दी सोने की वजह से उन्हें कितने फ़ायदे हो रहे हैं, जिसके बाद फिर कभी आशा अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं करती और अब खुद भी अपनी बहू की तरह सब कुछ समय पर करती है। अपनी सास का बदला रूप देखकर राधा की भी खुशी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे किसी को अपनी बात समझानी जो नहीं पड़ती। दुनिया में आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो फेंकने में माहिर होते हैं, और उस सब में फेंकने में प्रिया के परिवार वाले जरा 20 ही थे और प्रिया 21। आज प्रिया को देखने लड़के वाले आए हुए थे। ये डाइनिंग टेबल तो आपका बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? ये तो आपके भाई साहब मुंबई से लाए थे। इसे मुंबई से ट्रांसपोर्ट करवाया आपने? ये पीस तो यहीं पास वाले फर्नीचर शॉप पर भी मिल जाता है, दुकान के बाहर ठीक वही तो पीस लगी हुई है। जी बिल्कुल ठीक समझे आप भाई साहब, ये वही पीस है। हमारी देखा देखी ही तो दुकानदार ने मंगवाया है। उसने हमसे होलसेलर का एड्रेस पूछा, हमने बता दिया। भाई किसी का भला हो जाए तो हमें क्या। हाँ, फिर तो वो घड़ी भी बाहर की होगी। अरे जी छोड़िए ना इन बातों को, आप प्रिया को बुलाइए, हम तो उससे मिलने आए हैं। अपने होने वाली पत्नी से मिलने के लिए बेताब प्रेम कमरे के दरवाजे की ओर नजरें टिकाए बैठा था। तभी अंदर से प्रिया हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आती है। अंकल आंटी को नाश्ता दो बेटा। सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। ये पकौड़ियाँ बाहर से मंगवाइए बेटा। अरे नहीं आप भी क्या, हमारे घर पर कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ हमारी प्रिया ही बनाती है। वो तो हम एक बार कोलकाता गए थे ना, वहीं से ये पकौड़े बनाने सीखे। अभी तो आपने प्रिया के हाथ का खाना नहीं खाया, दीवाने ना हो गए आप तो कहिएगा। बेटा उसी बर्तन में खाना लगाना जिन्हें हम नैनीताल से लेकर आए थे। शौक भाभी जी शौक। और प्रिया किचन में जाकर डिशेस लाना शुरू करती है। नान, दाल, चावल, पालक पनीर, डोसा, एक एक करके प्रिया डिशेस पे डिशेस लाती जाती है। मम्मी मैं कहता हूँ रिश्ता फाइनल कर दो ना। हाँ भाई कर ही दो। अब हमें ये रिश्ता मंजूर है, अगर आपको प्रेम से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं समदन जी, हमने सब देख लिया सुन लिया, हमारी तरफ से डन डना डन 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 है। प्रिया के परिवार वाले जो चाहते थे वो हो गया और प्रिया से प्रेम की शादी हो जाती है। बहू बनकर प्रिया प्रेम के घर आती है। आज प्रिया की पहली रसोई थी और उसके हाथ से खाने के दीवाने सुबह सुबह ही उठकर मेन्यू डिसाइड करने लगते हैं। मुझे तो लगता है बहू प्रेम की पसंद का खाना बनाएगी, क्या ममता जी? अरे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे जो समझ में आए बना दे, मुझे तो बस खाने को मिल जाए। पर मेरा ना राजमा खाने का मन कर रहा है। तभी वहाँ प्रिया आती है और कहती है, फिर तो आज राजमा ही बनेगा पापा जी। मैं ना एक बार लंदन गई थी, वहाँ पर सब नाश्ते में राजमा खा रहे थे। पर आपको कहाँ पता होगा, आप तो फॉरेन नहीं गए होंगे ना। कोई बात नहीं, इंडिया में ही मैं आपको लंदन का स्वाद चखाती हूँ। और प्रिया सभी के लिए बनाती है सूखे राजमा और बाजरे की खिचड़ी, और बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे भूख से तिल मिला रहे अपने ससुराल वालों को प्रिया यही परोस देती है। ये क्या है बहू, सूखे राजमे और ये? इस मौसम में बाजरा, इससे तो हाजमा बिगड़ जाएगा बहू। पर ये डिश है क्या? ये मैंने बनाई है, सूखो राजमो विद बाजरो। हैं? ये क्या चीज़ है? ये लंदन की एक डिश है, बहुत ही फेमस है। जैसे कि यहाँ पर दाल चावल है ना, वैसे ही वहाँ पर सूखो राजमो विद बाजरो फेमस है। इतनी बार लंदन जा चुकी हूँ मैं कि जब भी मुझे कोई राजमा बनाने के लिए बोलता है तो मैं यही बना देती हूँ। इंटरनेशनल डिश है मम्मी जी, खाइए ना और अपनी फ्रेंड्स को भी बताइएगा। अब बेचारे प्रिया के ससुराल वाले करते भी क्या, जैसे तैसे इस इंटरनेशनल डिश को खा लेते हैं। दोपहर के वक्त रिस्क ना लेते हुए ममता पहले ही अपनी बहू के पास जाकर कहती है, शादी में ना 4-5 दिन से सभी ने इतना भारी खाना खाया है बेटा कि अब पेट को ना ज़रा आराम देने की ज़रूरत है, तो दोपहर में खिचड़ी बना ले, दाल चावल वाली। ठीक है मम्मी जी, उसमें क्या है। और प्रिया सभी के लिए खिचड़ी बनाती है, पर अपनी आदत से मजबूर खाने में नया नया एक्सपेरिमेंट करने वाली प्रिया खिचड़ी में घी की जगह डालती है शहद। ये तो बहुत ही ज़्यादा शहद डाल दिया मैंने, अब क्या करूं। इससे भी कोई फॉरेन की डिश बताकर परोस दूंगी और क्या। और खिचड़ी को एक प्लेट पर पिज्ज़ा की तरह सजाकर प्रिया बाहर टेबल पर ले आती है।
ये है आपके लिए हनी राइस लेंटिल्स केक। राइस मतलब चावल, लेंटल्स मतलब दाल, मतलब ये खिचड़ी है। चलो बहू ने खिचड़ी बनाई है, मैं तो डर ही गई थी। नहीं नहीं मम्मी जी, ये ऐसी वैसी खिचड़ी नहीं है, रुकिए मैं सर्व करती हूँ। और पिज्ज़ा की तरह प्रिया खिचड़ी को भी काट कर सब कुछ सर्व करती है और मीठी खिचड़ी खाकर सभी की आंखों में पानी आ जाता है। ये क्या बनाया है बहू तूने? ये ना एक इटालियन डिश है पापा जी, ये बहुत ही हेल्दी होती है। हाँ आप लोगों ने खाया नहीं ना तो आपको पता नहीं है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि घर की खिचड़ी खिलाऊंगी। यह है खिचड़ी? लगता है किसी ने खिचड़ी के साथ जलेबी दे दी हो। क्या कहा पापा जी ने? आपको खिचड़ी और जलेबी? अगली बार मैं ज़रूर ट्राई कर सकती हूँ। हो सकता है किसी रेस्टोरेंट वाले को मेरा ये बनाया कॉम्बिनेशन पसंद आ जाए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। हर रोज़ प्रिया अपने ससुराल वालों को अजीबोगरीब खाना खिलाती जाती। एक दिन ममता की सहेलियाँ किटी पार्टी पर उसके घर आने वाली थी। जब हम बहू को देखने गए थे तब उसने पकौड़ियाँ बनाई थी, आज भी उसे वही पकौड़ियाँ बनाने को कहती हूँ। और ममता प्रिया को उसकी सहेलियों के लिए नाश्ते की तैयारी करने को कह देती है, जिसमें प्रिया हामी भर देती है। पर जैसे ही उसकी सहेलियाँ आती हैं, उनके सामने परोसे जाते हैं साबूदाना की पकौड़े। स्वादिष्ट पकौड़े बोलकर ये क्या थमा दिया तूने हमें ममता? ये कौन से जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? हमें नहीं खाना भाई ये खाना। वही ना आंटी जी, कभी आप घर से बाहर निकले तो आपको पता चले ना ये पकौड़े बाली के हैं। मैंने सोचा कि आपकी किस्मत में बाली जाना तो है नहीं, तो कम से कम आप बाली के डिशेस से ट्राई कर लें। पर आपकी किस्मत में तो वो भी नहीं है। एक तो ऐसा खाना देती है, ऊपर से बातें भी सुनाती है। हमें तेरे घर कोई पार्टी नहीं करनी ममता, चलो बहन सब। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हर रोज़ खाने के वक्त ममता के परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। कभी बैंगन के पराठे, कभी मूली की चटनी, सूखे रायते, ऐसी न जाने कितनी ही डिशेस प्रेम के परिवार को परोसी जाती। और ऐसे ही एक दिन ममता अपनी बहू से कहती है, इतने दिन से हमने बुरे मन से तेरे बनाए इंटरनेशनल फूड खाए बेटा, पर आज ना उस खाने को समझने वाला असली आदमी आने वाला है। मेरा भाई रोनित, ये ना आज ही कनाडा से लौट रहा है, उसके लिए कनाडा का खाना बना देना बहू। तो पूरी दुनिया घूम चुकी है ना। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, सब तैयार रहेगा। एक बार मामा जी को आने तो दीजिए। और सूट बूट पहने रोनित अपनी बहन के घर पहुंचता है, जहां उसे ममता अपनी बहू की स्पेशलिटी बताती है। अरे वाह बहू, तू लंदन, पेरिस, कोरिया, न्यूयॉर्क सारी जगह घूम चुकी है और हर जगह का खाना बनाना भी आता है तुझे। तब तो तू मेरे लिए कनाडा का स्पेशल फूड बना दे। तू तो जानती ही होगी वहाँ जो भिंडी बनती है। अरे हाँ हाँ मामा जी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा तो हर हफ्ते जाने वाली जगह थी मेरे लिए। वो तो इस घर में शादी हो गई और दुर्दशा हो गई मेरी। आप ही सोचिए, जिस लड़की ने पूरी दुनिया घूमी है उसे हनीमून पर मम्मी जी गोवा भेज रही थी। प्रिया किचन में जाती है और अपने मामा ससुर के लिए तरी वाली भिंडी बनाकर लाती है। ये लीजिए मामा जी, कनाडा की स्पेशल तरी लेडी फिंगर। कनाडा में लोग ऐसी भिंडी खा लेते? गीली? बाप रे बाप। अच्छा बहू, जरा ये तो बता कि ये मैप में कनाडा पड़ता कहाँ है? कनाडा बताती हूँ ना मामा जी, भारत के नक्शे में कनाडा बताती हूँ मैं वर्ल्ड मैप की बात कर रहा हूँ बहू। अरे मेरा मतलब यही था, भारत के ऊपर वो कौन सा देश पड़ता है? श्रीलंका? हाँ वही श्रीलंका है ना, कनाडा वही है पास में। ऐसे नहीं, एग्जैक्ट बता बहू। श्रीलंका के बाजू में है कनाडा, फाइनल। और तुम्हारा कहना है कि तुम कनाडा गई हो? बहू खाना नहीं बनाती है बहन, ये तुम सबको बनाती है। कनाडा में ऐसी तरी वाली भिंडी कहीं नहीं बनती। क्या? तो इतने दिन से बहू हमें जो खिला रही है विदेश का खाना कहकर, वो सब झूठ था? मुझे तो पहले ही शक था। जब हम बहू को देखने गए थे तब तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे बहू ने, और शादी के बाद न जाने क्या हो गया इसे। वो खाना मैंने थोड़ी ना बनाया था, वो तो मेरी मम्मी ने बनाया था पापा जी। मैं तो बस लाकर सर्व कर रही थी। पर शादी के बाद मैंने जो भी बनाया है वो सब खुद बनाया है। हाँ, उसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। इसकी क्रेडिट कोई लेना भी नहीं चाहेगा प्रिया। अब से तुम हमें माफ करो, खाना बनाने के लिए हम कुक रख लेंगे। तुम देश भ्रमण करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। और प्रिया का झूठ
और फेंकने की आदत सभी के सामने आ जाती है। और प्रिया के बनाए खाने से बचने के लिए प्रेम अपने घर पर एक कुक रख लेता है, जो पहले ही दिन उन्हें परोसती है तरी वाली भिंडी। नहीं, सपने देखना गलत नहीं होता, लेकिन क्या हो जब कोई लड़की शादी ही सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए करे तो? ये देखो दीदी, आपकी बेटी के लिए एक से एक बढ़िया रिश्ते लाई हूँ, लेकिन ये रिश्ता बाकी रिश्तों से थोड़ा अलग है। लेकिन क्यों? क्या अलग है? लड़के के पंख लगे हैं क्या? पंख लगे नहीं, कटे हैं समझो, लेकिन परिवार तो बहुत अमीर है। पंख कटे हैं मतलब क्या? और बाकी अमीर है तो रहने दे, कुछ नहीं सुनना आगे। हमें रिश्ता मंजूर है। लड़का कुछ करता नहीं, बेरोजगार है। मतलब लड़का बेरोजगार है? अरे तो फिर वो अमीर कैसे है? अरे खानदानी अमीर, बाकी बस इतना जानती हूँ कि लड़का अमीर घर से है। अब तुम बताओ, तुम्हें अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? अरे हाँ, मुझे मंजूर है। लड़का बड़े घर का है और मेरे लिए और इसके लिए इतना ही काफी है। तुम कल ही बुलवा लो उन्हें। माँ, आप फिर से रिश्ते देखने लग गई। मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर क्यों? वैसे भी किसी बेरोजगार से तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो नौकरी करनी है। हाँ, बढ़िया ही नौकरी करने वाली। अरे जब वो लड़का खुद कुछ नहीं करता तो तू क्यों करेगी? अरे बैठ कर खाना महारानी बनकर। देख, एक बात ध्यान से सुन ले, ऐसे बड़े रिश्ते बार बार नहीं मिलते। माँ, लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मैंने एक बार बोल दिया ना कि तेरी शादी होगी तो होकर रहेगी। अगले दिन लड़के वाले सिमरन के घर आते हैं और लड़के वाले सिमरन और उसके पूरे परिवार से बात करते हैं। आपका बेटा हमें पसंद आया जी, हमारी तरफ से तो हाँ है इस रिश्ते के लिए, लेकिन हमारी तरफ से ना है। अरे पर क्यों, क्या हुआ? आपकी बातों से तो लग रहा था कि आपको सिमरन बहुत पसंद है। सच कहा, हमें सिमरन तो बहुत पसंद आई, लेकिन ना कहने की वजह कुछ और है। वजह ये है कि हमें एक नौकरी वाली बहू चाहिए। नौकरी वाली? ये तो बहुत अच्छा मौका है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। चलो, मुझे अपना नाटक शुरू करना होगा। हाँ, नौकरी करने वाली बहू। आंटी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपकी नौकरी करने वाली बहू भी बनने को तैयार हूँ। लेकिन वो कैसे होगा? तुम तो नौकरी करती ही नहीं हो। आंटी जी, नौकरी तो मैं शादी के बाद करना भी शुरू कर सकती हूँ ना। बस आप ना ये शादी मत तोड़िए, इस शादी को होने दीजिए। सारी बातें करके लड़के वाले चले जाते हैं। क्या बात है, कल तक तो शादी के लिए मान नहीं रही थी और आज रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है? क्योंकि अब यही लोग मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं। आपसे तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। अच्छा, वो कैसे? बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ और उन्हें एक रोजगार बहू चाहिए। मैं उन्हीं के पैसों से आगे पढ़ूंगी और अफसर बनने का सपना भी पूरा करूंगी। तो तू ये शादी केवल अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रही है? और नहीं तो क्या, ये पागल से दिखने वाले बेरोजगार से प्यार हो गया है, समझो माँ। कुछ दिनों बाद सिमरन की शादी हो जाती है। कुछ ही साल में सिमरन अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी अफसर बन जाती है। बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाना। माँ जी, मैं और चाय बनाऊंगी? आपने ये सोच भी कैसे लिया? वैसे भी मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, चाय बनाने के लिए तो नौकर रखे हैं ना। सोचना क्या है, पहले भी तो करती थी, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं एक अफसर हूँ और मुझे ये सारे काम शोभा नहीं देते। ये सारे काम तो आप लोगों को मेरे लिए करने चाहिए। ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? क्यों? मैं ऐसे क्यों बात नहीं कर सकती तुम्हारी माँ से? ऐसे बात करके मुझसे नौकरों की तरह काम करवाए वो ठीक है क्या? बहू, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपने पति से? पति? कैसा पति है जो घर पे बेरोजगार पड़ा रहता है? और आप कैसी माँ हो जो इनको कुछ नहीं बोलती? ये तुम कैसी बात कर रही हो सिमरन? क्या तुम अब हम सबसे प्यार नहीं करती? अचानक से तुम्हारा ऐसा बर्ताव। वही तो, बहू हो तुम इस घर की। मेरा बेटा ब्याह कर लाया है तुम्हें और तुम
हमारी इस तरह से बेइज्जती कर रही हो? आपको लगता है कि मैंने ये शादी इसलिए करी क्योंकि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैंने ये शादी अपने अफसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए की। आपको लगता है कि आपके बेरोजगार बेटे से कोई शादी करना भी चाहेगा? इसकी हिम्मत तो देखो, हमें धोखा देके कितना गर्व महसूस कर रही है। लड़की, निकल जा तू मेरे घर से अभी, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ शांत हो जाइए, ये इस घर की बहू है, हम इसे ऐसे नहीं निकाल सकते। सिमरन, तुम इस घर की बहू होने के नाते इस घर में जब तक रहना चाहो तब तक रह सकती हो। अरे ये क्या बोल रहा है? लगता है कि तू इस धोखेबाज के प्यार में पागल हो गया है। और ऐसे सिमरन अपने ससुराल में पति के साथ रहती है। लेकिन एक दिन, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे ऑफिस नहीं आना, क्यों आए फिर? फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तुम कुछ भूल गई थी, वो देने आया हूँ। ये तुम्हारा लंच बॉक्स, तुम घर पर ही भूल गई थी और देर होने की वजह से सुबह खाकर भी नहीं निकली। वैसे तो तुम्हें अपने सारे काम याद रहते हैं, खाना कैसे भूल जाती हो? लो, इसे खा लेना, अब मैं चलता हूँ। शाम को, सर दर्द से इतना फटा जा रहा है। ये सर दर्द की दवाई कहाँ रख दी? यही तो रखी थी। तुम इसके लिए दवाई खाओगी तो भी ये सही नहीं होगा। ये सर दर्द कोई मामूली सर दर्द नहीं है। जो तुम काम के चक्कर में आराम भूल जाती हो ना, उसका दर्द है। ऐसे नहीं जाएगा। रुको, मैं कुछ करती हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हो? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तेरे सर पर जब तेल की मालिश करूंगी ना, तेरा सर दर्द दूर भाग जाएगा। और वैसे भी मैं ये तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। जैसी भी है, तू मेरी बहू है। ये बोलकर सास बहू के सर पर मालिश करती है और उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। थैंक यू माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये भी मुझे खाना देने आए थे, आप भी मेरा ख्याल रख रही हैं। मैं कितनी बुरी हूँ जो आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके बारे में ऐसा सोचा। जिस तरह तूने अपने फायदे के लिए ये शादी की, उसी तरह मैं भी ये शादी अपने फायदे के लिए ही करवा रही थी। क्योंकि मेरा बेटा यानी तेरा पति एक बेरोजगार है, इसलिए मैं एक नौकरी करने वाली बहू लाना चाहती थी, ताकि दुनिया वाले मुझे और मेरे बेटे को ताने न मारे। तो सच तो ये है कि ना तेरी गलती है ना मेरी। फिर क्या था, अपनी सास के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद सिमरन को दुख होता है और शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इसलिए वो अपने पति और सास से माफी मांगती है और तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।